हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। फ्रेंड्स, विश्व भूगोल के क्रम में हम काफी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो वायुमंडल के विषय में है और वायुमंडल के संगठन के विषय में हम पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वहां पे हमें कई चीजें पढ़नी होती हैं। दो सबसे प्रमुख चीजें पढ़नी होती हैं, दो चीजें सबसे प्रमुख पढ़नी होती हैं। एक हमें पढ़ना होता है वायुमंडल का संगठन, यानी उसमें क्या क्या है, और दूसरी चीज हमें पढ़नी होती है संरचना। दोनों ही चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आपकी सभी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आजकल जो रिटन एग्जाम होता है तो उसमें आपको ये अलग अलग दिए जा सकते हैं, इसीलिए हम दोनों के टॉपिक को बिल्कुल अलग अलग रखेंगे। जब हम संगठन की बात करेंगे यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि वायुमंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और उनका क्या क्या काम है, तो हम इन चीजों पे गौर करेंगे। जब हम संरचना की बात करेंगे तो वायुमंडल की जो गैसेस हैं वो पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार व्यवस्थित है, लेयर बाय लेयर, उन लेयर्स को क्या कहा जाता है और उनके क्या काम है, तो दोनों चीजों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के इस चैप्टर में जो हम फोकस करने वाले हैं वो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के संगठन पे हम बात करेंगे। तो यहां पर हमें सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो करेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति के विषय में। हम सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं, वायुमंडल की उत्पत्ति। तो आप सब चीजें नोट डाउन जरूर करते रहें। वायुमंडल की उत्पत्ति, हम इसको पूरे टॉपिक को एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरा डीप में पढ़ेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में अगर वायुमंडल के संगठन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो कोशिश करेंगे कि गलत ना होने पाए। तो यहां पर वायुमंडल की जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो शुरुआत में हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक जलता हुआ आग का गोला थी। शुरुआत में जो है पृथ्वी जलता हुआ आग का गोला के समान थी। तो जब वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो उसमें से गैसें भी निकल रही थी और पृथ्वी की जो घूमने की गति थी वो बहुत तेज थी। इस चीज को आप गौर से समझिए कि जब शुरू में पृथ्वी की एक्सिस पे घूमने की गति थी, पृथ्वी आपको पता है कि अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, अपनी जगह पर ही घूमती है। तो वर्तमान में जो उसका 24 घंटे है पीरियड, जो उसके घूर्णन का है वो क्या है, वो 24 घंटे है। लेकिन शुरुआत में जब पृथ्वी बनी थी तो उसके घूमने की स्पीड बहुत ज्यादा थी और जो चीज जितनी तेजी से घूमती है वो अपने ऊपर की चीजों को उतनी तेजी से बाहर फेंकती है। इसीलिए जब प्रारंभ में पृथ्वी से जो गैसें निकल रही थी वो उसके ऊपर रुक नहीं पा रही थी, वो अंतरिक्ष में चली जा रही थी, क्योंकि उस समय पृथ्वी का अपकेंद्र बल, जो बाहर फेंकने की शक्ति होती है उसे अपकेंद्र बल कहा जाता है और जो अंदर खींचने की शक्ति होती है उसे अभिकेंद्र बल कहा जाता है। तो उस समय अपकेंद्र बल ज्यादा था, इस वजह से वायुमंडल जो है पृथ्वी पे रुक नहीं पा रहा था, वो बाहर चला जा रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई तो वो उसकी स्पीड जो है घूमने की कम होती गई और उसका गुरुत्वाकर्षण जो है वो बढ़ता गया। गुरुत्वाकर्षण का मतलब है अंदर की तरफ खींचने की शक्ति, यानी अभिकेंद्र बल जो है वो बढ़ता गया और धीरे धीरे जो उससे गैसेस निकल रही थी वो उसके ऊपर ठहरने लगी। और फिर क्या हुआ, उस पृथ्वी के चारों तरफ एक मोटी वायु की परत बन गई, एक जो है एयर की परत बन गई, उसी को कहा जाता है वायुमंडल। तो वायुमंडल को अगर हम परिभाषित करें कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा का आवरण है, विभिन्न गैसों का एक आवरण है जिसको कहा जाता है वायुमंडल। तो इस वायुमंडल का निर्माण माना जाता है कि लगभग 1 अरब साल पहले हुआ होगा। कितने दिन पहले? लगभग 1 अरब वर्ष पहले, वर्ष पूर्व जो है इस वायुमंडल का निर्माण हुआ था। लेकिन प्रारंभ में जो इसमें गैसेस थी वो दूसरी थी, उनका कंपोजिशन यानी वायु का जो कंपोजिशन है वो दूसरा था और वर्तमान में जो हम कंपोजिशन आज पढ़ेंगे वो दूसरा है, क्योंकि बाद में पृथ्वी पर वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब उत्पन्न हुए और पृथ्वी ठंडी हो गई। तब यहां पर जो गैसों का प्रतिशत मात्रा है वो चेंज हो गया। पहले शुरुआत में यहां पर जो है
अन्य गैसेस थी उनके प्रतिशत मात्रा भी दूसरी थी। अब वर्तमान में जो मात्रा है उसी को हम जो है कंपोजिशन कहते हैं, यानी वायु का संगठन कहते हैं। वायु में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं वो आज के चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन। तो इस समय वायु में तीन चीजें पाई जाती हैं, तीन चीजें। पहली चीज है गैस, यानी विभिन्न गैसें, गैसेस आप कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो वायु में पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, वो है जल वाष्प, यानी पानी। और जल वाष्प जो है वायुमंडल में वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जाता है कि कौन सी चीज हमारे वायुमंडल में जो है द्रव्य के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जो है पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस। तो जो जल वाष्प है वो ठोस रूप में भी पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। ठोस मतलब जैसे बर्फ, बादलों में जो बर्फ जमी हुई है, बर्फ के टुकड़े जमे हुए हैं, तो वो ठोस रूप में है। दूसरी चीज है द्रव रूप में। द्रव रूप में जलवाष्प तो पाई ही जाती है, जहां पे छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी जो है कुहासा, कोहरा, बादल में आप द्रव रूप में भी देखेंगे। और तीसरा कौन सा है? गैस रूप में। इस समय जिस समय हम इस रूम में खड़े हुए हैं तो यहां पर जो हवा है उसमें भी पानी है। वो किस रूप में है? वो गैस रूप में है। तो जलवाष्प जो होती है वो हमारे वायुमंडल में तीनों रूपों में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस रूप में। बाकी जो गैसेस होती हैं वो सभी जो है गैस फॉर्म में पाई जाती हैं, गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं। और तीसरी चीज जो हमारे वायुमंडल में वो क्या है? वो है धूल कण। धूल कण। तो ये तीन चीजें हमारे वायु का जो है पूरा निर्माण करती हैं, गैसें, जलवाष्प और धूल कण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैसों की। तो गैसेस कौन कौन सी हैं हमारे वायु में? गैसें, वहां से दो प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम्स में। जो है गैसों से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये होता है कि किस गैस का कितना प्रतिशत पाया जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, और एक्यूरेट आपको मालूम होना चाहिए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये उठते हैं कि गैसेस से रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उन गैसेस के महत्व है जीवन में, हमारे इस पृथ्वी पे कुछ उनके गुणधर्म है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, क्योंकि वो थोड़ा कठिन पड़ते हैं। और ये जो गैसेस की मात्रा है ये सारे स्टूडेंट रटे बैठे हैं, तो इसको अब कम पूछा जाता है, लेकिन जो विशेष पॉइंट में बताऊंगा वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गैसेस में क्या प्रतिशत है। तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 78.1%। 78.1%, या इसको आप राउंड फिगर में 78% कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे गैस आती है वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो 20.9% है, या इसे आप 21% राउंड फिगर में कह सकते हैं। यानी इसको आप कह सकते हैं 21%, 21%, और इसको कह सकते हैं 78%। और ये दोनों गैसेस मिल करके 99% वायुमंडल बना देती है। यानी हमारी हवा में, हमारे इस वायुमंडल में जो टोटल गैसेस है उसका 99% भाग सिर्फ दो गैसेस से बना हुआ है, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है 78%, ऑक्सीजन 21%, 99 ये हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे कौन सी गैस आती है, ये बन जाता है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर पे जो गैस है वो है आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है, और इसका जो प्रतिशत है वो है 0.93%। इसको आप बहुत एक्यूरेट याद रखेंगे, 0.93% ये आर्गन गैस होती है। और चौथे नंबर पे जो गैस है वो है CO2, या आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा जो है बहुत कम है। CO2 की मात्रा जो है वो
चौथे नंबर पे आ रही है, ये 0.03%। ये 4 गैसेस का तो आपको प्रतिशत याद रखना है। ये पूछा जाता है सीधे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और क्रम भी पूछा जा सकता है कि गैसों के मात्रा के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज कीजिए। जब प्रतिशत पूछा जाता है तो ऊपर के 4 गैसों का पूछा जाता है, और जब हमें अरेंज करने वाला क्वेश्चन दिया जाता है तब हम नीचे तक एक सारणी बनाएंगे। उसको आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पे ये 4 नहीं दी जाएंगी, क्योंकि 4 सबको पता है कि इनका प्रतिशत क्या है, बहुत आसानी से अरेंज हो जाएंगी। तब आपको नीचे की 4 गैसेस दी जाएंगी जो प्रमुख गैसेस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में हम देखते हैं गैस आती है नियॉन। नियॉन के बाद में हीलियम। प्रमुख गैसों की हम बात कर रहे हैं। और हीलियम के बाद में गैस आपकी आएगी ओजोन। देखिए ओजोन बहुत कम मात्रा में है। और फिर हम 8 नंबर पे हाइड्रोजन, सबसे कम हाइड्रोजन। तो ये क्रम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन। यह गैसों का क्रम आप याद रखें। जब प्रतिशत पूछा जाएगा तो ऊपर की गैसेस का पूछा जाएगा, और जब आपको घटते या बढ़ते क्रम में पूछा जाएगा तो निश्चित तौर से नीचे की गैसेस आपको दी जाएंगी, क्योंकि ये अक्सर आप याद नहीं करते हैं। तो ये गैसेस का हमारा प्रतिशत है संगठन में। अब हम एक एक गैस को जो है लेकर के उसके विषय में कुछ चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एक भारी गैस है। वैसे अगर क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि हमारे वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है, तो सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। इसको भी मैं बताऊंगा भी, आप इसको लिख भी लें अलग से, सबसे भारी गैस। और अगर हम बात करें कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो वो है हाइड्रोजन। ये क्या है, सबसे हल्की गैस है। हमारे वातावरण में जो भी गैसेस हैं उसमें सबसे भारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो गैस जितनी भारी होगी वो हमारे धरातल के नजदीक उतना ज्यादा पाई जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस धरातल के सबसे नजदीक पाई जाएगी, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे नजदीक पाई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले नाइट्रोजन की। जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आप बताइए कि नाइट्रोजन जो गैस है उसका उपयोग क्या है। क्या उपयोग है नाइट्रोजन का? सबसे प्रमुख जो उपयोग है वो है यह प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक गैस है। प्रोटीन जो पौधों के लिए, जो मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ है प्रोटीन। तो वो प्रोटीन बनने के लिए जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन। तो पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे कि ये जो है प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक गैस है। प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन। तो क्या जो वातावरण में नाइट्रोजन इतनी मात्रा में उपस्थित है, यह सीधे प्रोटीन बन सकता है? क्या हमारे शरीर में सीधे नाइट्रोजन से प्रोटीन बन सकती है? नहीं, हम लोग तो कुछ बना ही नहीं सकते हैं। मनुष्य जो है, जो जीव जंतु है, वो सीधे तो वातावरण से भोजन बना ही नहीं सकते। प्रोटीन भोजन ही तो है। तो प्रोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी हम नहीं बना सकते, कोई भी प्रकार का भोजन नहीं बना सकते हैं। तो प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन बनाते हैं पेड़ पौधे। और हम लोग कहां से पाते हैं प्रोटीन? वो हम लोग उन्हीं पेड़ पौधों को खा करके, या फिर जो उन पेड़ पौधों को खाते हैं उनको खा करके। यानी हमको जो है वो किसी पेड़ पौधे से प्राप्त होती है, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो उस प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो क्या वो पेड़ पौधे सीधे जो है वातावरण की नाइट्रोजन को पा करके प्रोटीन बना लेंगे? अगर ऐसा होता तो खेतों में हम लोगों को यूरिया जो खाद डालते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है ना। यूरिया में क्या होता है? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। यूरिया में जो है वो नाइट्रोजन होती, खास करके वो नाइट्रोजन के लिए डाली जाती है खेत में, ताकि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिले और प्रोटीन वो बना सके। तो आप क्वेश्चन ये उठता है कि यदि नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 78% भरी हुई है,
तो फिर खेत में अलग से नाइट्रोजन डालने की क्या जरूरत है? तो उसका कारण यह है कि पेड़ पौधे वातावरण की जो नाइट्रोजन है, गैस है, उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वो उनके लिए बेकार है, उसको वो प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो नाइट्रोजन कैसे पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं, ये बन जाता है आपका अगला क्वेश्चन। तो जो वातावरण की नाइट्रोजन है, आप ऐसे नोट करें कि वातावरण की नाइट्रोजन को एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया, आप इसे लिखें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जमीन में पाया जाता है। वह वातावरण की नाइट्रोजन को एक जीवाणु जो है वो मिट्टी में यानी मृदा में स्थिरीकरण कर देता है। स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसे आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको एक बैक्टीरिया होता है, जमीन में पाया जाता है और जमीन से टच में रहती है नाइट्रोजन, तो उस नाइट्रोजन को वह जमीन के अंदर स्थिर कर देता है, फिक्स कर देता है। किस रूप में? नाइट्रेट्स के रूप में। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है, उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। उसका नाम आप जरूर याद रखेंगे, राइजोबियम। लेग्यूमिनोसोरम, लेग्यूमिनोसोरम। तो यह जीवाणु जो होता है वो वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। किसमें? मृदा में, मिट्टी में। फिर उस जो है नाइट्रेट को यानी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे प्राप्त कर सकते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो उस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। और एक चीज खास है, यह जीवाणु कहां पाया जाता है? क्या हर जगह मिट्टी में यह जीवाणु पाया जाता है? अगर ऐसा है तो फिर हमें यूरिया डालने की क्या जरूरत पड़ती है? फिर यह जीवाणु हमेशा बनाता रहे, हमेशा वातावरण की नाइट्रोजन को खींचता रहे, मिट्टी में मिलाता रहे और उसको पेड़ पौधे पाते रहेंगे। तो यह कारण यह है कि यह राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो जीवाणु है, वो यहां पे एक शब्द आप देख रहे हैं लेग्यूमिनो, तो जो है लेग्यूमिनेसी एक पेड़ पौधों का कुल होता है। वो आप बोलचाल की भाषा में जाने दलहनी फसलें। ये जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में। अब दलहनी फसलें क्या होती हैं? जैसे दलहन होता है, तिलहन होता है, दाल वाली फसलें जैसे चना, अरहर, मटर, ये सब क्या है? दलहनी फसलें हैं। कौन सी? जैसे उदाहरण के लिए चना, अरहर, मटर, ये सब जो दाल वाले पेड़ होते हैं, इनकी जड़ों में ही रहता है ये बैक्टीरिया। तो अगर आपके खेत में दाल वाली फसलें बोई जाती हैं और आप उनकी जड़ों को उखाड़ के फेंकते नहीं हैं, तो वह खेत उपजाऊ बना रहता है। इसीलिए जो हमारे पुराने किसान हैं वो फसल चक्र का प्रयोग करते थे। वो कहते थे कि साल में एक बार खेत में कोई दाल का खेती जरूर की जानी चाहिए। अरहर बो दीजिए, चना बो दीजिए, मटर बो दीजिए, कोई दाल वाली फसल जो है खेत में साल में एक बार बोते थे। तो उसका कारण भले वो न जानते हो, लेकिन अनुभव से उन्होंने सीखा था कि उससे खेत की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। और अब आप जान सकते हैं कि उपजाऊ क्षमता क्यों बनी रहती थी, क्योंकि दाल वाली फसलों की जड़ों में जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। और वो जीवाणु क्या करता है? वो वातावरण की नाइट्रोजन को खींच करके मिट्टी में मिला देता है, फिक्स कर देता है। फिर उस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे खींच सकते हैं अपनी जड़ों से। तब आपको ये अलग से यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में हम जो है फसल चक्र को भूल गए हैं। हम गेहूं, धान और ये सब फसलें लेते चले जाते हैं और बीच में हम दाल को बोते ही नहीं हैं। तो धीरे धीरे मिट्टी में क्या होता है? खेत में इस बैक्टीरिया की कमी हो जाती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तब हम कहते हैं कि इसमें हमें रासायनिक उर्वरक डालना पड़ेगा, नाइट्रोजन अलग से डालनी पड़ेगी। तो वर्तमान समय में जैसे हम
देख रहे हैं कि हमारे भारत का एक प्रदेश है सिक्किम। सिक्किम विश्व का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जो पूरी तरीके से जैविक खेती करने लगा है, यानी वहां पे अब रासायनिक खादें नहीं प्रयोग की जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो वहां पे क्या किया जा रहा है, वहां पे ये बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो मैं आगे आपको पर्यावरण की क्लासेस में पढ़ाऊंगा। यहां पे आप ये जान लीजिए कि फसल चक्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, और राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो अब उपलब्ध भी है, उसको आप खेत में डाल सकते हैं कि ताकि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करे। और बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे केचुआ पालना और जो है गोबर की खाद प्रयोग करना, ये सब चीजें आप पर्यावरण में पढ़ते हैं। यहां पर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, तो ये जीवाणु इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज आइए, ये दो चीजें हो गई। अब एक चीज पे और हम बात करते हैं, नाइट्रोजन का और कौन सा काम है। तो एक चीज हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो ज्वलनशील होती है, यानी आग लगाने में ऑक्सीजन नंबर 1 पे गैस आती है। किस काम में? आग लगाने में। तो क्या कोई गैस जो है वो आग को नियंत्रित भी करती है? जी हां, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अगला जो हमारा वर्क है वो है आग को नियंत्रित करना। आग को नियंत्रित करना, या आप कह सकते हैं बुझाना। तो अगर नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में ना होती तो फिर हम किसी आग को बुझाने में असमर्थ हो जाते। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की जलने की जो क्षमता होती है उसको कंट्रोल किए रहती है। जब आप कहीं पे कोई आग जलाते हैं तो एक नियंत्रित मात्रा में ही वो जलती है, क्योंकि आसपास नाइट्रोजन उपलब्ध है, वो उसको बहुत तेजी से फैलने नहीं देती है। तो यह आग को नियंत्रित करती है। और यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। रंगहीन और गंधहीन गैस है, तो इसका उपयोग जो है कृत्रिम धुआं बनाने में भी होता है। क्या होता है? कृत्रिम धुआं। अब कृत्रिम धुआं बनाने में बहुत सारी जगहों पे कृत्रिम धुआं का हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि कहीं पे धुएं की दीवार बनानी है, जैसे कि कहीं पे आपको हमला हो रहा है तो वहां पे हमें छुप करके निकलना है, तो वहां पे धुआं उड़ा देते हैं। और भी गैसेस में प्रयोग की जाती हैं, नाइट्रोजन भी प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये ऐसा धुआं बनाती है जो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वो विजिबिलिटी को कम कर देती है। ऐसा लगता है जैसे सामने कोहरा छा गया है, तो हम छुप करके निकल सकते हैं। तो सेना में इसका प्रयोग होता है। और मनोरंजन में आपने देखा होगा, जैसे कहीं पे डांस चल रहा है, नृत्य चल रहा है रंगमंच पे, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि नीचे से थोड़ा सा 1-2 फुट तक कुछ धुआं जैसा उड़ने लगता है, तो वो एक अच्छा इफेक्ट लाता है। तो वो भी जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करके वहां वो कृत्रिम धुआं उत्पन्न किया जाता है। अब चूंकि ये धुआं भारी है नाइट्रोजन से, तो ये ऊपर नहीं उठता है, वो नीचे नीचे ही रहता है। तो इस प्रकार से ये कृत्रिम धुआं बनाने में भी काम आती है। और ये नाइट्रोजन जो है एक शीतलक है। तो अगर द्रवित नाइट्रोजन है, द्रवित नाइट्रोजन जो होती है वो एक शीतलक का काम करती है। ये क्वेश्चन आपसे अलग से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो कृत्रिम शीतलक में प्रयोग की जाती है गैस, वो कौन सी है? वो है द्रवित नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन को द्रव अवस्था में ले आते हैं तो वो बहुत ठंडी हो जाती है, इतनी ठंडी हो जाती है कि उसके अंदर जो है कृत्रिम अंग या कोई बॉडी बहुत सारे वर्षों तक, हजारों वर्षों तक प्रिजर्व करके रखी जा सकती है द्रवित नाइट्रोजन में। तो यह एक शीतलक, ठंडा करने वाली गैस है। तो इस प्रकार से हम नाइट्रोजन के विषय में कुछ ये पॉइंट जाने जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। जो हमारी अगली गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के विषय में सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट करें कि सबसे पहली चीज तो यही है कि यह जो है एक जीवनदायिनी गैस है, यानी ये हमारे श्वसन के लिए आवश्यक है। और मनुष्यों के लिए श्वसन के लिए जो आवश्यक गैस है वो है ऑक्सीजन, O2। तो ऑक्सीजन में पहला पॉइंट क्या हो गया? सबसे पहला पॉइंट आप नोट करें, जीवनदायिनी। जीवनदायिनी गैस आप लिख लें, बस इतने से ही आप समझ जाएंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं के लिए श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरी चीज क्या है? दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है,
यह जो है आग जलाने के लिए आवश्यक गैस है। आग जलाने के लिए आवश्यक है, यानी यदि कहीं पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पे आग नहीं लग सकती है। इसीलिए आप देखते हैं कि यदि कहीं पे आग लगी हो और उसको हम किसी चीज से कवर कर दें, तुरंत उसे बालू से या मोटे कंबल से या किसी ढकने वाले पात्र से उसे तुरंत हम ढक दें, तो क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और वो आग तुरंत बुझ जाएगी। तो इसीलिए जो है आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे देखते होंगे कि बड़ी बड़ी बाल्टियों में बालू भरी रखी रहती है। तो वो बालू क्या काम करती है, आग के ऊपर जब उसको डाल देते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और वो आग बुझ जाती है। तो आग के जलने के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में खर्च भी होती रहती है, बनती भी रहती है, जैसे नाइट्रोजन। तो कैसे बनती है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण से निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। जब धूप, प्रकाश से मतलब है जब धूप होती है तो पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं, उसी क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। इसमें ये 3-4 चीजों का उपयोग करते हैं। पानी का उपयोग करते हैं, प्रकाश का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहां पे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहां हवा शुद्ध हो जाती है, क्योंकि हवा को प्रदूषित करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खींच लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और उसमें जो है उत्पादित करते हैं ऑक्सीजन। यानी देखिए कितना प्रकृति ने अच्छा काम किया है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग कौन सी गैस खर्च करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन खर्च करते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए जरूरी गैस है। वो पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, और उसमें निकालते हैं ऑक्सीजन जो हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से पेड़ और मनुष्य एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसीलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए बल्कि और अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। अगली बात हम करते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण से निकली, तो क्या ऑक्सीजन पेड़ पौधे खर्च नहीं करते हैं? खर्च करते हैं। जब रात में धूप नहीं होती है तो पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं और श्वसन में ऑक्सीजन खर्च करते हैं, लेकिन वो जितनी ऑक्सीजन खर्च करते हैं दिन में उससे ज्यादा ऑक्सीजन वो बना देते हैं। तो इसलिए जो है वो पेड़ पौधे ऑक्सीजन के निर्माता कहे जाते हैं। तो सर्वाधिक ऑक्सीजन आपने जाना होगा कि जो अमेजन, ब्राजील में मैंने आपको बताया था, वहां बहुत विशाल वन है, अमेजन वन। वहां उसको कहा जाता है विश्व का फेफड़ा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहां निर्मित करते हैं पेड़ पौधे। तो इतनी चीज हमने ऑक्सीजन के विषय में जानी। अब अगली चीज हम जान लेते हैं। अगली जो हमारी गैस है वो है महत्वपूर्ण, जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेन गैसेस हैं उन्हीं के विषय में हमें जानना है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे वायुमंडल का काम क्या है। अगली गैस जो हमारी है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पहला पॉइंट तो आप यही लिखें कि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। अभी आपको मैंने डिटेल में बताया, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है ये। पेड़ पौधे इस गैस को खींचते हैं प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं और फिर वो निकालते हैं ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है? तो क्या उत्तर होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। कौन सी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है खर्च होती है? तो उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। वहां कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है भोजन बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट तो यह हो गया, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। दूसरी, यह हमारे वायुमंडल की सबसे भारी गैस है, सबसे भारी है, इसीलिए यह लगभग 20 किलोमीटर तक सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। 20 किलोमीटर तक इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की।
और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रचलित, आप सुनते रहते होंगे कि यह एक हरित ग्रह गैस है। ये क्या है? ये हरित ग्रह गैस है। अब ये हरित ग्रह गैस क्या होती है? हरित ग्रह गैस जो है वो तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। इसको जब हम एक अलग चैप्टर में हरित ग्रीन हाउस पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग में, तब आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे कि क्या कैसे होता है ये। आप यहां पर सिर्फ इतना जाने कि जो CO2 है वो हमारे वातावरण का तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। जहां पे जितनी ज्यादा CO2 होगी वहां का टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो CO2 एक हरित ग्रह गैस है। कौन सी? CO2। इसी तरह मीथेन भी होती है, आप यहीं पे याद रखें, मीथेन भी होती है। जलवाष्प भी जो है एक हरित ग्रह ही गैस होती है। ये सभी गैसें हरित ग्रह में आती हैं। ये सभी वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ा देती हैं इसका एक अलग पूरा चैप्टर है, हम उसको अलग से पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं ओजोन की। अगली गैस हमारी है ओजोन। इसको कहा जाता है O3, यानी ये ऑक्सीजन का ही एक रूप है। ऑक्सीजन का ही एक रूप होती है ओजोन। और ये कहां पाई जाती है? सबसे पहला प्रश्न ये है। तो ये हमारे वायुमंडल में जो है एक मंडल होता है समताप मंडल। समताप मंडल। जब हम अगले चैप्टर में वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे तब वहां पे हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सभी मंडल पढ़ेंगे। तो उसमें जो है सेकेंड जो मंडल होता है समताप मंडल, तो उस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ये जो है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ये गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, यानी पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊंचाई के बाद में सर्वाधिक मात्रा में आपको ओजोन गैस मिलेगी। इसीलिए जो है 15 से 35 किलोमीटर या 12 से ही स्टार्ट हो जाती है ज्यादा मात्रा में मिलना। तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच को कहा जाता है ओजोनोस्फीयर, यानी ओजोन मंडल। तो ओजोन गैस क्या करती है? ओजोन गैस का महत्व क्या है? हम ओजोन गैस में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओजोन गैस हमें किस प्रकार से लाभ पहुंचाती है। तो जो ओजोन, इस गैस की बात की जा रही है जो समताप मंडल में उपस्थित है, ओजोन गैस की लेयर, जिसको ओजोन परत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ओजोन परत। जो 35 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के बीच में मोटी ओजोन की पट्टी है उसको ओजोन परत कहा जाता है। तो वो ओजोन परत हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट, या आप कह सकते हैं पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणों को ये सोख लेती है और हमें उनसे बचाती है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो कैंसर उत्पन्न करती हैं। जब अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी स्किन पे, आंखों पे आके गिरती हैं तो उनसे जो है स्किन पे कैंसर होने की खतरा होता है। तो ओजोन परत जो होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है, हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए इसको एक रक्षा कवच भी कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक प्राकृतिक रूप से ओजोन का रक्षा कवच भी है। लेकिन अब लेकिन क्या आ गया यहां पे? जो लाभदायक है तो लेकिन क्या? लेकिन जो ये है कि ओजोन गैस अगर हमारी पृथ्वी के निकट में, पृथ्वी के निकट यानी जहां पे हम सांस ले रहे हैं, यहां पे अगर ज्यादा हो जाए, ज्यादा मात्रा में आ जाए, तो वो एक प्रदूषक हो जाएगी। यानी ओजोन के दो रोल हैं। ओजोन एक लाभदायक गैस है कब? जब वो 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर रहे, वहां रहे, तो वहां हमें वो उससे अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाएगी। लेकिन अगर ओजोन हमारे यहां धरती के निकट में आ जाए जहां पे हम सांस ले रहे हैं, तो वही ओजोन हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। दिल्ली में आप देख रहे हैं, दिल्ली वगैरह जो महानगर है वहां पे एक समस्या और जन्म ले रही है। वहां पे ओजोन की मात्रा हमारे पृथ्वी के निकट बढ़ रही है, तो उसको कहा जाता है ओजोन प्रदूषण। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ओजोन प्रदूषण भी करती है, तो यस, अगर ओजोन हमारे पृथ्वी के निकट ज्यादा मात्रा में आ जाएगी, 1% है उससे ज्यादा आ जाएगी, कुछ प्रतिशत निर्धारित है, तो वह प्रदूषक हो जाएगी, नुकसानदायक हो जाएगी। और अगर वो ऊपर रहती है तो वो हमारे लिए
लाभदायक है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रमुख प्रमुख गैसों के विषय में जाना, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं। तो हमने अब गैसेस की बात कर ली, तो अब हम बात कर लेते हैं अगला कंपोनेंट कौन था, जलवाष्प। अब हम बात करते हैं कि जो जल वाष्प है वो उसकी सिचुएशन क्या है हमारे वायुमंडल में। तो जो जल वाष्प है वो जो है 2 किलोमीटर तक अधिकतम होती है, अधिकतम। अगर बात करें कि हमारे वातावरण में जो जल वाष्प है वो ज्यादातर मात्रा उसकी 2 किलोमीटर तक रहती है। ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर के ऊपर जलवाष्प जाती नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो जलवाष्प की 2 किलोमीटर तक रहती है, और इसकी जो मात्रा है वो 2 से 4% तक रहती है, और ये सबसे ज्यादा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब है कि अन्य जो गैसेज हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो है नाइट्रोजन 78% है, तो वो 78% रहती है। ऐसा नहीं होगा कि कभी वो 60% हो जाए, कभी 90% हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो जलवाष्प है वो परिवर्तनशील है, इसकी मात्रा जो है तापमान के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, और जगह के हिसाब से भी बदलती रहती है। कहीं कहीं पे आपको ये 4% मिलेगी, कहीं 3% मिलेगी, कहीं 2% मिलेगी। जब गर्मी ज्यादा होगी, जहां पे पानी की मात्रा भी बढ़िया होगी, वहां ज्यादा हो जाएगी। जो शुष्क कोल्ड मरुस्थल होंगे, शुष्क एयर होगी, वहां पे जलवाष्प की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। तो यह एक परिवर्तनशील गैस है। ये क्या करती है, क्या इसका उपयोग है, तो यह एक हरित गृह गैस है। जैसा कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे ये भी है हरित गृह, यानी ये तापमान को मेंटेन करती है, तापमान बढ़ाती है। इसीलिए जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये सब चीजें हैं, ये तापमान को बढ़ा देती हैं। जैसे आप कहने लगते हैं ना कि यहां पे बहुत उमस हो रही है, तापमान, तो उमस का मतलब होता है वहां की वायु में जलवाष्प है, और वो जलवाष्प जो होती है वो हीट को ट्रैप कर लेती है, यानी अपने अंदर वो ऊष्मा को केंद्रित कंसाइज कर लेती है, इसीलिए वहां पे तापमान बढ़ जाता है। तो हरित गृह इसके अंदर इफेक्ट होता है जलवाष्प के अंदर, और ये वर्षण करती है, यानी वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अगर जलवाष्प नहीं होगी तो फिर पानी कैसे बरसेगा। जो हमारे समुद्र, नदियों, तालाबों से गर्मी की वजह से पानी भाप बन करके हवा में मिक्स हो जाता है, उसी को जलवाष्प कहा जाता है, और वही जलवाष्प बाद में ठंडी होकर के बरसती है। तो वर्षा होने के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है, वो है जलवाष्प। तो जलवाष्प जो है वो वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से हमने जलवाष्प के विषय में जाना। अब अगली चीज होती है धूल। अगला जो हमारे वायुमंडल का अगला कंपोनेंट वो है क्या है, धूल। तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमने देखा था गैसेस, तो सभी गैसेस हमने पढ़ ली। दूसरी चीज हमने जलवाष्प, और तीसरी बताई थी धूल। तो धूल में क्या क्या सम्मिलित है, क्या क्या चीज है, तो धूल में जो है एक तो धूल तो है ही, दूसरी है जैसे धुआं, या फिर पराग। पराग जो पेड़ पौधों के होते हैं, पराग कण जिनको कहा जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर होता है नमक। ये सब चीज संयुक्त रूप से कहा जाता है धूल, या इनको कहा जाता है अशुद्धियां। इनको अशुद्धियां भी कहा जाता है। वायुमंडल की अशुद्धियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये होती है। तो इनका कुछ उपयोग भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, इनका कुछ उपयोग भी होता है। ये पहली चीज आप ये बताएं कि ये सब चीजें वायु में पहुंचती कैसे हैं। तो धूल वगैरह 2-3 कारणों से, जैसे आंधी तूफान से वायुमंडल में मिक्स हो जाती हैं, और कहीं ज्वालामुखी फट गया तो उस ज्वालामुखी से धूल और राख जो होती है वो वायुमंडल में मिलती रहती है। इस प्रकार से ये सारी चीजें जो होती हैं वो पहुंचती रहती हैं वातावरण में। तो इनका काम क्या होता है, एक तो आपने सुना होगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जो होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जब प्रकाश ऊपर सनलाइट आती है वातावरण में, तो यही जो छोटे छोटे धूल के कण हवा में तैर रहे हैं, इनके ऊपर टकराती है। जैसे ये कोई धूल का कण है, ऐसे ऐसे पड़े हैं, ऊपर से लाइट आई
और वो यहां से निकली तो नीचे निकल गई। अगर किसी धूल के कण से टकराई तो ये ऐसे वापस हो जाती है, तो वो उसको कहते हैं परावर्तित हो जाना और प्रकीर्णित हो जाना, बिखर जाना। जैसे बिल्कुल लौट गई तो उसको कहते हैं परावर्तित हो गई। अगर आ करके वो बिखर गई चारों तरफ इधर उधर तो उसको कहते हैं ये प्रकीर्णित हो गई है। इसको भी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये भी चीजें चैप्टर में है आपके। तो ये धूल कण जो होते हैं वो प्रकीर्णन के लिए और परावर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, इन सब चीजों के लिए यही धूल धुआं जो कण ऊपर है वो सब जिम्मेदार है। अगर ये न होते तो क्या फर्क पड़ता? तो क्या इन चीजों से कुछ लाभ भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, आप हमें बताएं, अगर प्रकाश का परावर्तन और प्रकीर्णन न हो तो फिर जहां पर प्रकाश की सीधे किरणें नहीं पहुंचती हैं वहां पे दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप कमरे के अंदर हैं तो कमरे के अंदर उजाला कहां से आ जाता है? अगर कोई भी प्रकाश का सीधा आने का मार्ग न हो तो प्रकाश की किरणें तो सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। तो आपके कमरे के अंदर प्रकाश की किरणें कैसे आ जाती हैं? अगर मान ले आप कहेंगे कि खिड़की से आ जाती है, चलो ठीक है। अगर ये कमरा है और यहां पे खिड़की है तो अगर कोई प्रकाश की किरण खिड़की से आ भी गई तो प्रकाश की किरण तो सीधी चलती है, तो इतनी जगह में उजाला होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की किरण मुड़ती तो है नहीं। तो पूरे कमरे में कैसे प्रकाश हो जाता है? पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है प्रकीर्णन और परावर्तन की वजह से, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें इन्हीं धूल इत्यादि कणों से टकराती हैं तो वो चारों तरफ मुड़ जाती हैं, तब वो पूरे कमरे में बिखर जाती हैं और सब कहीं प्रकाश हो जाता है। और इसीलिए सूरज के उदय होने से पहले भी हमको प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है, या फिर सूरज के डूब जाने के बाद में भी थोड़ी देर तक हमको प्रकाश दिखाई पड़ता है। इसको गोधूली कहा जाता है। तो ये सभी घटनाएं जो होती हैं वो इन्हीं प्रकीर्णन और परावर्तन की वजह से होती हैं। तो ये जो है धूल के कण वायुमंडल में पाए जाते हैं, वो इन चीजों को अंजाम देते हैं। इन चीजों को हम साइंस एंड टेक में स्पेशल चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने गैसेस के विषय में जान लिया, जलवाष्प के विषय में जान लिया, धूल के विषय में जान लिया। अब चलिए, हम बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, अब आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो दो चार आप जाने कि वायुमंडल का काम क्या है। जैसे आपसे प्रश्न पूछे कि हमारे आसपास जो वायुमंडल है इसका क्या महत्व है, तो पहली चीज तो आप ये बताएंगे, जितना भी मैंने बताया कहानी कि वायुमंडल में जो गैसेज होती हैं वो हमारे लिए कैसे कैसे महत्वपूर्ण है। अगर वो न होती तो ये सारे काम नहीं हो पाते, यानी जीवन ही संभव नहीं होता। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इस धरती पर जो जीवन है वो वायुमंडल उसके लिए आवश्यक है। दूसरी चीज, वायुमंडल से हमें कई चीजों की सुरक्षा भी मिलती है। जैसे कि आप सुनते हैं कि कहीं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में कोई उल्का पिंड आ गया, तो उल्का पिंड जो होता है वो आकर के वायुमंडल से घर्षण के कारण वो जल, तो उल्का पिंड भी धरती पे बहुत गिरते। वैसे भी अगर कोई बहुत बड़ा है तो आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से वायुमंडल हमें उन चीजों से भी बचाता है। वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है वो वर्षा कराती है। वायुमंडल में जो ओजोन होती है वो हमको अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। वायुमंडल में जो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेज है वो पृथ्वी का तापमान बनाए रखती हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखती है। अगर ये सब गैसेज न होती तो पृथ्वी का तापमान डिसबैलेंस हो जाता। तो इस प्रकार से वायुमंडल का अगर कार्य लिखने को आ जाए तो जितने भी गैसेज के कार्य आपने जाने हैं वही सब आपको लिखने होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जाना वायुमंडल का जो संगठन है, यानी उसमें क्या क्या चीजें हैं, उनके क्या क्या काम है। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे संरचना, यानी कि वायुमंडल की जो गैसेज है वो पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से व्यवस्थित है। इस तरह से उनकी लेयर्स हैं और हर लेयर के कुछ अलग अलग लक्षण हैं, कुछ अलग अलग गुणधर्म हैं। उन्हीं के आधार पे उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनमें कुछ अलग अलग प्रक्रियाएं, घटनाएं होती हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो उन चीजों को हम अलग से एक पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। तो मिलते हैं एक जल्दी ही नई क्लास में जिसमें हम इसे डिटेल में फिर पढ़ेंगे स्तरों को, और तब तक के लिए धन्यवाद।